हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे कार्डियक रिहैबिलिटेशन में टेलीमेडिसिन का क्या रोल है, टेलीमेडिसिन क्या होता है, कैसा होता है, क्या इसके कंपोनेंट्स है, क्या इसके फायदे हैं रिहैबिलिटेशन प्रोसेस में और क्या इसके चैलेंजेस है, क्यों ये प्रैक्टिकली अभी इतना कॉमनली यूज नहीं हो रहा है कार्डियक रिहैबिलिटेशन में और फ्यूचर में क्या इसके लिए नई चीज़ें आ सकते हैं, क्या इसके होराइजन्स है, उस बारे में बात करेंगे कार्डियक रिहैबिलिटेशन पॉइंट ऑफ व्यू। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें इंस्पायर और मोटिवेट करें। रिहैबिलिटेशन का बेसिकली मतलब ये है कि अगर किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आ गया, स्ट्रोक आ गया या हार्ट फेलियर हो गया तो वहाँ से वो अपनी नॉर्मल लाइफ को कितने टाइम में चालू कर सकता है, कैसे चालू कर सकता है, क्या क्या चीज़ों का उसको ध्यान रखने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ों को हम रिहैबिलिटेशन प्रोसेस में रखते हैं। मान लीजिए कि पेशेंट को जब हार्ट अटैक आया, हार्ट फेलियर हो गया तो उसके बाद उसकी पंप क्षमता बहुत लो हो गई। अब वहाँ से उसको हम बोल देंगे कि बस घर जाकर एक्सरसाइज करते रहना, तो पेशेंट को उतना नहीं समझ में आएगा कि किस तरह की एक्सरसाइज करनी है, कैसी एक्सरसाइज करनी है, कितनी अग्रेसिवली एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, कहाँ वो गलत हो रहा है, कहाँ उसकी एक्सरसाइज कम ज़्यादा हो रही है, जॉइंट्स का अगर प्रॉब्लम है तो उसको कैसे मैनेज करना है, हार्ट फेलियर का प्रॉब्लम है तो कैसे मैनेज करना है, हार्ट अटैक के बाद पेन हो रहा है तो कैसे मैनेज करना है। दूसरा ये कि अगर मान लीजिए वो रिहैबिलिटेशन कर भी रहा है तो घर पे कितना अग्रेसिवली कर रहा है। मान लीजिए पेशेंट आपको घर पे बोल देता है डॉक्टर के पास कि मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एक्चुअली कोई मॉनिटरिंग हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। कोई अगर पेशेंट को प्रॉब्लम आ रही है तो क्या हर प्रॉब्लम के लिए पेशेंट के लिए ज़रूरी है कि वो हॉस्पिटल आए, जो कि एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है रिहैबिलिटेशन के प्रोसेस में आती है, लेकिन रिहैबिलिटेशन को मॉनिटर करना एक बड़ा इशू हो जाता है क्योंकि पेशेंट किस तरह से रिहैबिलिटेट करता है और कितना अग्रेसिवली अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर रहा है, इंप्रोवाइज कर रहा है, उससे ध्यान रखना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आप डॉक्टर के पास आते हो महीने में, हफ्ते में एक बार, बहुत ज़्यादा भी हो गया तो हफ्ता 10 दिन में डॉक्टर आपको एक बार बुला लेगा 5 मिनट की कंसल्टेशन के लिए। अगर रेगुलर फॉलोअप के लिए तो पेशेंट 3 महीने में या 2-3 महीने में एक बार एटलीस्ट डॉक्टर के पास आता है, जिसमें टाइम पेशेंट के पास 5-10 मिनट रहता है। अब वो 5-10 मिनट में पेशेंट का आप डॉक्टर से डाइट डिस्कस करोगे, एक्सरसाइज डिस्कस करोगे, रिहैबिलिटेशन डिस्कस करोगे, एडिक्शन डिस्कस करोगे, स्टेंट रिलेटेड इश्यूज को डिस्कस करोगे, क्या क्या चीज़ें डिस्कस करोगे। ज़्यादातर होता ये है कि डॉक्टर जो आपको टाइम देते हैं तो उसमें वो स्टेंट रिलेटेड इश्यूज आपको बता देते हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं वो बता सकते हैं, दवाई के रिलेटेड साइड इफेक्ट होते हैं वो बता सकते हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो डाइट रिलेटेड, एक्सरसाइज रिलेटेड, रिहैबिलिटेशन रिलेटेड है वो सारी मिस हो जाती हैं। और बहुत सारी स्टडीज़ ने शो किया है कि अगर पेशेंट के सर्वाइवल या रिवाइवल के चांसेस में रिहैबिलिटेशन को आप मिस आउट कर दो तो प्रॉब्लम्स होने का चांस कई गुना ज़्यादा रहता है, लॉन्ग टर्म तकलीफ होने का चांस कई गुना ज़्यादा रहता है अगर पेशेंट को प्रॉपरली रिहैबिलिटेट नहीं किया जाए तो यहाँ पे रोल आता है टेलीमेडिसिन का। टेलीमेडिसिन का मतलब क्या है कि वो एक दूर दराज पर कोई पेशेंट बैठा हुआ है तो ऑनलाइन डेटा के बेसिस पे, सैटेलाइट कनेक्शंस के थ्रू या ऑनलाइन डेटा के बेसिस के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू वो अपने जो पैरामीटर्स हैं, उसका बीपी पल्स वगैरह कैसा चल रहा है वो सब चीज़, उसका रिहैबिलिटेशन कैसा चल रहा है वो सारी चीज़ें, उसके खाने पीने का कैसा चल रहा है, उसका एफर्ट टॉलरेंस कैसा हो रहा है, दूर दराज बैठ के वो कई बार ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशंस भी कर सकता है कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, इसमें क्या करूँ, उसमें क्या करूँ, छोटी मोटी चीज़ें भी डिस्कस कर सकता है। तो यहाँ पे आता है टेलीमेडिसिन का रोल कि इंटरनेट द्वारा या एक तरह से टेलीपोर्टिंग द्वारा या किसी तरह से दूर बैठे पेशेंट को एक तरीका देता है वो, जिसके माध्यम से वो अपने डॉक्टर के साथ अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकता है, मैनेज कर सकता है और उसमें किस तरह से लाइफ को इम्प्रोवाइज करना है, कहाँ वो गलतियाँ कर रहा है, कहाँ वो चीज़ों में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, वो सारी चीज़ों को डॉक्टर बेटर वे में समझ सकते हैं, उसको समझा सकते हैं और उसकी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। तो ये है इंपॉर्टेंट रोल टेलीमेडिसिन का, जिसके द्वारा किसी पेशेंट को दूर दराज बैठे रिहैबिलिटेशन को हम प्रॉपरली मॉनिटर कर सकते हैं, प्रॉपरली इम्प्रोवाइज कर सकते हैं और कहाँ पे गलतियाँ हो रही है उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं बिना पेशेंट के बार बार आए। खासकर कोई पेशेंट अगर मान लीजिए कई 100 किलोमीटर दूर रह रहा है, मान लीजिए कोई दूर दराज एरिया में रह रहा है जहाँ इंटरनेट तो है लेकिन प्रॉपर ट्रेन कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, या किसी ऐसे एरिया में जहाँ कार्डियोलॉजिस्ट वगैरह की या ट्रेंड पर्सनल जो रिहैबिलिटेशन में इन्वॉल्व होते हैं उनकी कमी है, या मान लीजिए आपको किसी ऐसे पर्सन के साथ ट्रेन करना है या ऐसे पर्सन के साथ रिहैबिलिटेट करना है जो है तो सबसे बेस्ट लेकिन है बहुत दूर आपसे, तो आप उसको कैसे रीच आउट करोगे। आप रह रहे इंडिया के या वर्ल्ड के एक कोने में और वर्ल्ड के दूसरे कोने में या इंडिया के दूसरे कोने में कोई और जगह पे कोई और बहुत एक्सपर्ट बंदा है जो उसमें बहुत अच्छा काम करता है। तो ये सारी चीज़ों को इंटरनेट
प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है और आउटरीच आपकी बढ़ा देता है, जहां आपको कंपलसरी नहीं होता कि आपको अपने आसपास के किसी डॉक्टर के साथ ही ट्रीट करना पड़ेगा, या आपके 5-10 किलोमीटर के अंदर जो डॉक्टर है उसी के साथ ही आपको ट्रेन करना पड़ेगा या ट्रीट करना पड़ेगा या रिहेबिलिटेट करना पड़ेगा। भले आपको सर्विसेज अच्छी लगे या नहीं लगे, वहाँ आपके पास ऑप्शंस बढ़ जाते हैं पेशेंट के लिए भी, और डॉक्टर के लिए भी थोड़ा ईजी रह जाता है कि वो दूर बैठे अपने पेशेंट को इन अ बेटर वे मैनेज कर सकता है, मॉनिटर कर सकता है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उस पर ध्यान दे सकता है, और अगर कोई गलती या प्रॉब्लम होती भी है तो पेशेंट को पहले से इन्फॉर्म कर सकता है। अब आते हैं कुछ टेक्निकल इश्यूज पर। रिहेबिलिटेशन बेसिकली दो तरीके का होता है, एक ट्रेडिशनल सेंटर बेस्ड अप्रोच और होम बेस्ड प्रोग्राम। सेंटर बेस्ड अप्रोच में क्या होता है कि एक हॉस्पिटल या हेल्थ केयर सेंटर है जहाँ पे रिहेबिलिटेशन की पूरी फैसिलिटी है, वहाँ पे आप पेशेंट को बुलाते हैं और वहाँ पे उसको ट्रेनिंग करवाते हैं, जिससे कि पेशेंट को वहाँ पे किस तरह से फिजियोथेरेपी करना, किस तरह से जॉइंट का ध्यान रखना, किस तरह से सारी चीज़ें करना, वो सीखने को मिलता है। इसके अलावा एक होम बेस्ड प्रोग्राम होता है जहाँ पे दूर घर पे आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, डाइट एक्सरसाइज कैसे करनी है, घर पे कौन कौन सी तरह की चीज़ों को ध्यान रखना है, वो चीज़ें आपको सिखाया जा सकता है। तो टेलीमेडिसिन का बेसिकली पर्पस होम बेस्ड थेरेपी में, इवन सेंटर बेस्ड थेरेपी में भी कुछ फायदा आपको हो सकता है। मान लीजिए कि कुछ प्री रिकॉर्डेड वीडियोस या कुछ प्री रिकॉर्डेड कंसल्ट्स या लेक्चर्स आप अलग अलग सेव करके अगर रखते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे चैनल पे बहुत सारे लेक्चर्स हैं कि आप हेल्थ को कैसे मेंटेन करें, डाइट को कैसे मेंटेन करें, वो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है आप पेशेंट के लिए प्ले कर सकते हो। तो पेशेंट को सेंटर में आने के बावजूद भी कंटिन्यूसली डॉक्टर को ही या कार्डियोलॉजिस्ट को ही उनके साथ बैठ के एक एक चीज़ समझाना पड़ेगा हर पेशेंट को अलग से, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता कई बार। तो एक ऑडियंस एक रूम को बिठा करके लोगों को वो सारा कंटेंट को प्ले कर दिया जाता है, तो धीरे धीरे करके वो उनको सीखने को मिलता है। और बाकी घर पे जो थेरेपी होती है वो आप टेलीमेडिसिन के द्वारा कर सकते हैं कि इंटरनेट के द्वारा पेशेंट को आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं। मॉनिटरिंग में कई चीज़ें हमारी जो इसे रिमोट मॉनिटरिंग करते हैं उसमें पेशेंट के कई अगर डिवाइसेस या स्मार्ट वॉचेस या सेंसर्स वगैरह अवेलेबल है तो वो मदद करते हैं, क्योंकि ये पेशेंट का बीपी, पल्स, सैचुरेशन और भी बहुत सारे पैरामीटर्स डिटेक्ट कर सकते हैं। कुछ सेंसर्स में ईसीजी मॉनिटरिंग भी आता है, कुछ में पेशेंट का वॉल्यूम मॉनिटरिंग भी आता है, प्लेथिस्मोग्राफी भी आता है, पेशेंट का पल्स फ्लो या पल्स वॉल्यूम मॉनिटरिंग भी आता है। तो ये सारी चीज़ों को मॉनिटर करके एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये सेंसर्स जो है दूर से भेज सकते हैं, जिसकी मदद से डॉक्टर्स अब चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। और जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो हेल्थ केयर एक्सपर्ट के साथ टेली कंसल्टेशंस पॉसिबल है, जिसमें ऑनलाइन वीडियो कॉल के द्वारा आप डिस्कस कर सकते हैं डॉक्टर के द्वारा कि मुझे ये प्रॉब्लम है तो इसमें क्या क्या करने की ज़रूरत है, और डॉक्टर आपको बेटर वे में गाइड कर पाएंगे। इसमें एक और चीज़ ये है कि पेशेंट को एजुकेट कैसे करना है, उसके लिए भी ये चीज़ हेल्पफुल है कि दूर बैठे आप उसको कोई और मान लीजिए पेशेंट को कोई एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज या पर्टिकुलर चीज़ करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो दूर बैठ के आप इंटरनेट के माध्यम से उनको उस चीज़ का कोई एजुकेशनल ट्यूटोरियल या वीडियो या इस तरह का कोई चीज़ आप उनको भेज सकते हैं, जिसके माध्यम से भी वो अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं। और साइकेट्रिक काउंसलर्स या अलग तरह के लोग भी उनको डिस्कस करके डाइट का काउंसलिंग, एक्सरसाइज का काउंसलिंग, साइकेट्रिक काउंसलिंग, ये सारी चीज़ें भी दूर बैठे फ़ोन कॉल के द्वारा या टेलीमेडिसिन कॉल के द्वारा कर सकते हैं। पेशेंट की एक्सरसाइज ट्रेनिंग भी आप कर सकते हैं। आजकल जैसे कई ऑनलाइन एक्सरसाइज क्लासेस भी अवेलेबल है, तो वैसे हॉस्पिटल्स द्वारा आप एक्सरसाइज ट्रेनिंग भी करवा सकते हैं, जिसमें हॉस्पिटल में बैठा कोई या फिटनेस सेंटर में बैठा कोई स्पेशल ट्रेनर जो है वो कंटिन्यूस आपको एक्सरसाइज करा रहा है और दूर घर पे बैठ के पेशेंट वो एक्सरसाइज को या स्टेप्स को फॉलो कर रहा है, तो उसमें भी पेशेंट को काफ़ी कुछ सीखने को या करने को मिल सकता है। अब बात करेंगे इसमें प्रॉब्लम्स कहाँ आती है। प्रॉब्लम्स ये आती है कि पेशेंट को बहुत टेक savvy होने की ज़रूरत है, उसको सारा टेक्नोलॉजी समझ में आना चाहिए, सेंसर्स वगैरह जो वो यूज़ करता है उसको यूज़ कैसे करना, उसकी इन्फॉर्मेशन कैसे ट्रांसमिट करना, वो सब आना चाहिए। प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, जहाँ 24 आवर्स कंटिन्यूस इंटरनेट आ रहा है कि पेशेंट को अगर इंटरनेट के द्वारा अपनी मॉनिटरिंग या सेंसरिंग करवानी है या डेटा क्लाउड में भेजना है या डॉक्टर के पास भेजना है, तो वहाँ पे कंटिन्यूस डेटा कलेक्ट करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए इंटरनेट चाहिए। जो सेंसर्स वगैरह हैं या जो वॉचेस वगैरह, उनका बैटरी लाइफ का भी प्रॉब्लम आता है, क्योंकि हर 12 घंटे या 24 घंटे में बैटरी खत्म हो जाती है, तो उसको चार्ज करना पड़ता है। जब आप चार्जिंग करते हो तो आप डिवाइस को पहनते नहीं हो, तो उसमें कनेक्शन टूट जाता है। दूसरा ये चीज़ ये है कि ज़्यादातर इस तरह के सेंसर्स को लोग नहाते टाइम, सोते टाइम, ऐसे टाइम नहीं यूज़ करते, तो ये सब की मॉनिटरिंग बीच बीच में कभी होती है, कभी नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल इशूज़ है। और दूसरा इंपॉर्टेंट इशू है कि इसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, क्योंकि हर तरह का सेंसर जो आप परचेज कर रहे हैं ये लाइफ टाइम के लिए तो नहीं होता, साल 2 साल चलता है, तो उसमें आपको नया सेंसर बार बार खरीदना पड़ता है, हर बार इसकी टेक्नोलॉजी अपडेट हो जाती है, अपग्रेड हो जाती है, तो उसके लिए आपको रखना पड़ता है बजट, और ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें कॉस्टली आती है।
ऑन एन एवरेज अगर आप कोई स्मार्ट वॉच या स्मार्ट इस तरह के कोई भी गैजेट खरीदते हैं जिसमें बेसिक सेंसर्स भी हो तो 30-40 हज़ार कॉस्ट हो जाता है। कई बार और एडवांस सेंसर्स और ईसीजी मॉनिटरिंग और बीपी मॉनिटरिंग और प्लेथिस्मोग्राफिक मॉनिटरिंग ये सब आप अगर कर रहे हैं तो कॉस्ट 1000 रुपये से लेकर लाख रुपए तक कितने भी रेंज में जा सकता है। तो अलग अलग तरह के जो डिवाइसेस आपको अवेलेबल हैं उसके बेसिस पे आपका कॉस्ट टू द पेशेंट भी कई बार बहुत ज़्यादा वेरी कर जाता है। और दूसरी चीज़ ये कि ये इस तरह के टेली कंसल्टेशंस वगैरह जो है वो कई बार डॉक्टर्स के लिए भी मैनेज करना ईजी नहीं होता, क्योंकि डॉक्टर्स को भी ऑब्वियसली हर उसके लिए टाइम तो देना ही पड़ता है, तो उनका चार्जेस ऐड ऑन हो जाता है। कई बार ये है कि फिटनेस सेंटर्स में जो ट्रेनर्स ट्रेन करते हो तो उनका चार्जेस ऐड ऑन हो जाता है। तो इस तरह के रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स में फ़ायदा तो डेफिनेटली है, आना जाना पेशेंट का डेफिनेटली बच जाएगा, लेकिन कॉस्ट बढ़ता है पेशेंट के लिए, क्योंकि इस तरह के मॉनिटर सुपरवाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम से पेशेंट को फ़ायदा अच्छा मिलेगा, लेकिन उसके बदले ऑब्वियसली मशीन्स का, गैजेट्स का, इंटरनेट का और जो डॉक्टर्स और ट्रेनीज इन्वॉल्व है या ट्रेनर्स जो इन्वॉल्व है उनका फीसेस या उनका कंसल्टेशन चार्जेस आपको देना पड़ेगा। तो वही एडिशनल कॉस्ट टू द पेशेंट बढ़ जाता है। और हमारे कंट्री में जहाँ ऑलरेडी कॉस्ट सेंसिटिव मार्केट है, पेशेंट दवाइयों के लिए भी उतना ईजिली अफोर्ड नहीं करना चाहते हैं, वहाँ पे अगर आप इस तरह की चीज़ों के लिए और पेशेंट को खर्चा करने को अगर बोलते हैं तो कई बार पेशेंट उसके लिए मना करते हैं, या पेशेंट को ऐसा लगता है कि ये फालतू एडिशनल बर्डन है, जो होगा रिहेबिलिटेशन हो जाएगा, पर उसके लिए लोग इतना ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते हैं, तो वो भी एक एडेड कई बार इशू आता है। अब इसमें फ्यूचर डायरेक्शंस क्या है? देखिए ऑलरेडी काफ़ी डेटा अवेलेबल है जो ये सजेस्ट करता है, एक मेटालिसिस है 32 ट्रायल्स का जो शो करता है कि इस तरह के पेशेंट्स में अगर टेलीमेडिसिन द्वारा या बेटर कार्डियक रिहेबिलिटेशन करें तो लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस पेशेंट का अच्छा होता है। पर ये तरह की टेक्नोलॉजी जब तक बहुत ज़्यादा इस तरह के साइंस डेवलप नहीं हो जाता और बहुत ज़्यादा लोग इसके लिए एंथुजियास्टिक नहीं हो जाते तब तक पॉसिबल नहीं होगा। इसमें फ्यूचर ये है कि इस चीज़ों में और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आएगी तो ऑब्वियसली सेंसर्स और सारी चीज़ें थोड़ी सस्ती भी होते जाएंगी, ज़्यादा इजीली अवेलेबल भी होते जाएंगी, ज़्यादा पैरामीटर्स को भी टेस्ट कर सकती है। जैसे अभी मान लीजिए सिर्फ सैचुरेशन और पल्स को ही अच्छा जज कर पाते हैं, बीपी में भी गलतियाँ हो जाती हैं, शुगर लेवल्स में भी गलतियाँ हो जाती हैं, तो वो सारी चीज़ों को भी जज करने के लिए सारे सेंसर्स धीरे धीरे करके बढ़ते जाएंगे, तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से और अच्छे एडवांसमेंट इसमें मिल सकते हैं। और इसके अलावा ये भी है कि कई बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके बिना लोगों के इन्वॉल्वमेंट किए सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इस तरह की टेक्नोलॉजी को यूज़ करके भी पेशेंट के सवालों का जवाब दिया जा सकता है, पेशेंट को गाइड किया जा सकता है, पेशेंट के प्रॉब्लम्स को मॉनिटर किया जा सकता है। कोई डिवाइसेज ऐसे भी आ सकते हैं जो अपने आप उस सेंसर्स के इन्फॉर्मेशन को बिना हेल्थ केयर सेंटर या बिना डॉक्टर के पास इन्फॉर्मेशन के डायरेक्टली पेशेंट को अलार्म दे दे कि भाई आपका बीपी कम हो रहा है, आपका पल्स कम हो रहा है, आपका क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, आपका शुगर कम हो रहा है, तो आपको ये करने की ज़रूरत है। तो और अगर मान लीजिए कई इस तरह की टेक्नोलॉजीज भी डेवलप हो सकती है जो अपने आप पेशेंट के डॉक्टर को या अपने आप पेशेंट को रिलेटिव्स को भी इन्फॉर्म कर दे कि पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया या पेशेंट कुछ हो गया, तो पेशेंट को इमीडिएटली ध्यान रखें। तो इस तरह की चीज़ें भी फ्यूचर में डेवलप हो सकती है, जिसको एक जगह पे बैठे दूसरी जगह पर पेशेंट की कंडीशन मॉनिटरिंग करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और पेशेंट के साथ अगर कोई इमरजेंसी हो तो उसे भी इफेक्टिवली और जल्दी तरह से मैनेज कर पाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्यूचर में ये सारी टेक्नोलॉजीज डेफिनेटली मार्केट में आएंगी और अभी जितना कॉस्ट है उससे सस्ती भी होते जाएंगी, लेकिन अभी फिर भी इसमें काफ़ी काम बाकी है। और ओवरऑल फ्यूचर में अभी तो हम ये नहीं मान सकते कि ये टेक्नोलॉजी आज सबके लिए इजीली अवेलेबल है। फ्यूचर में हो सकता है ये ज़्यादा इजीली लोगों के लिए अवेलेबल हो जाए, पर अभी तो इस टेक्नोलॉजी को थोड़ा फार फेचेड मानना पड़ेगा। मे बी इन द नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स ये टेक्नोलॉजी और ये सारी चीज़ें और ज़्यादा अग्रेसिवली मार्केट की जाएंगी और ज़्यादा अग्रेसिवली लोगों की कॉमन प्रैक्टिस या यूज़ में आ जाएंगी। तो आज हमने बात की कार्डियक रिहेबिलिटेशन में टेलीमेडिसिन के रोल के बारे में। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। जो लोग हमारे चैनल पे बहुत डिटेल वीडियोस नहीं देखना चाहते उनके लिए रेगुलर बेस पे हम यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं, जिसमें सारे टॉपिक्स का ब्रीफ समरी हम आपको देते हैं। तो इसको आप रेगुलर बेस पे देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, सोशल मीडिया ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं। एज इंपॉर्टेंट हेल्थ केयर इन्फॉर्मेशन आप इनको अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म्स पे शेयर कर सकते हैं। यही सारा कंटेंट हम रील्स के फॉर्म में भी इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी अपलोड कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं।